मध्य प्रदेश के भोपाल में कहां पर आग ने बरपाया कहर, हादसे में कितने बच्चों की जान गई। मुंबई ड्रग केस में आज किस किस से पूछताछ एनसीबी करेगी और महबूबा ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाया। सेना के जवान तैनाती के दौरान कहां पर पढ़ाई कर सकेंगे और किसने बिना चप्पल राष्ट्रपति से ग्रहण किया पद्म पुरस्कार। देश भर की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। मध्य प्रदेश के भोपाल के हमीदिया अस्पताल में सोमवार रात आग लग गई। कमला नेहरू बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में लगी आग में झुलसने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। राज्य सरकार ने मृत बच्चों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। हमीदिया आग हादसे को लेकर अस्पताल के बाहर बच्चों के परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया और कहा कि मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूं। बच्चों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि गलती होती तो जनता माफ कर देती, लेकिन जानबूझकर मित्र हित में चली गई चाल की कोई माफी नहीं होती। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर ये कदम सफल था तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई और काला धन वापस क्यों नहीं आ पाया। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी ने गवाह प्रभाकर सैल को आज भी पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। इससे पहले सोमवार को एनसीबी ने प्रभाकर से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उसका बयान इन कैमरा दर्ज किया गया। प्रभाकर के एफिडेविट पर ही एनसीबी चीफ ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन से भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। वहीं वानखेड़े केस की जाँच के लिए एनसीबी की टीम मुंबई पहुँच गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक से जुड़ा बड़ा खुलासा कर सकते हैं। उन्होंने दिवाली के बाद बम फोड़ने की बात की थी। आज बीजेपी ऑफिस में दोपहर 12 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मलिक के आरोपों का जवाब देंगे। वहीं वानखेड़े के पिता की मानहानि याचिका पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड सबसे बड़ा घोटाला है। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर महबूबा ने कहा कि लोग नाराजगी का इजहार करेंगे और इसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज ओडिशा के भुवनेश्वर के लोकसभा भवन में सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, पोलावरम परियोजना और वामसाधारा नदी पर बैराज के निर्माण सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को सम्मानित करेंगे। इससे पहले कल भी कई खास लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। संतरे बेचकर जरूरतमंदों के लिए स्कूल चलाने वाले, कर्नाटक के हरे काला हजब्बा 30,000 से ज्यादा पौधे लगाने वाले, सोशल वर्कर तुलसी गौड़ा और मैला ढोने के खिलाफ आवाज उठाने वाली उषा चौमार सहित कई मशहूर हस्तियों को सम्मानित किया गया। कश्मीर में तैनात सेना के जवान कश्मीर विश्वविद्यालय से डिस्टेंस लर्निंग के जरिए कई पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सेना ने सोमवार को कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया। जवानों को उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रमों में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स से 1 साल तक के डिप्लोमा कोर्स और 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शामिल हैं। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण बनिया को लेकर सियासत गर्म होने के बाद किसने सफाई दी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए सियासी दलों की तैयारी क्या है और टिकट बंटवारे को लेकर कहां पर कुर्सियां चली। राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव के एक बयान पर सियासी बवाल हो गया है। मुरलीधर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी एक जेब में ब्राह्मण और एक जेब में बनिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आरोप लगाया कि राव ने प्रबुद्ध वर्ग का अपमान किया है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी विकास की बात करती है, लेकिन वोट सिर्फ जाति के नाम पर मांगती है। मुरलीधर राव ने ब्राह्मण और बनिया पर दिए अपने विवादित बयान पर मचे हंगामे के बाद सफाई दी और कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमने ना कभी किसी से भेदभाव किया है और ना ही कभी किसी से भेदभाव करेंगे। राव ने उल्टे कांग्रेस पर हमेशा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीएसपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और कपिल मिश्रा का युवाओं पर फोकस है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर पार्टी का नारा दिया, यूपी में युवाओं की बढ़ रही भागीदारी, बीएसपी की है पूरी तैयारी। साथ ही कहा कि युवा वर्ग तेजी से पार्टी से जुड़ रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर से यूपी के 2 दिन के दौरे पर है। अमित शाह 12 नवंबर को वाराणसी पहुंचेंगे और यूपी के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह 13 नवंबर को आजमगढ़ में पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट लेने को लेकर रुड़की में बीएसपी नेताओं के बीच जमकर कुर्सियां चली। विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और हाथापाई भी की। काफी देर चले हंगामे के बाद कुछ वरिष्ठ नेताओं ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। उत्तर प्रदेश के कैराना में सोमवार को रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। योगी ने कहा कि आज राज्य में किसी माफिया में सिर उठाने की हिम्मत नहीं है। यूपी से अपराधियों का पलायन हो गया है। योगी के मुताबिक मुजफ्फरनगर या कैराना हमारे लिए सियासी नहीं बल्कि प्रदेश की आन बान और शान का मुद्दा है। कैराना में सीएम योगी ने पलायन के बाद लौटे व्यापारी परिवार से मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि हर पीड़ित से मिलना उनका धर्म है। पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि कैराना में सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई है। इस बैठक में कैंडिडेट के साथ चुनाव प्रभारियों सह प्रभारियों को भी बुलाया गया है। कांग्रेस को एमपी की खंडवा लोकसभा के अलावा पृथ्वीपुर और जोबट सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान में आज किसानों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। राजस्थान के किसान लगातार सरकार से बाजरे की खरीद समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं। ये घेराव किसान महापंचायत के बैनर तले होगा। 29 अक्टूबर को भी सैकड़ों किसान मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दे चुके हैं। आस्था का महापर्व छठ, जिसका आज दूसरा दिन, यमुना में छठ पूजा पर क्यों बढ़ा है विवाद? कहां पर घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश? चेन्नई में आसमानी आफत से कब तक सावधान रहने के लिए कहा गया है? कहां पर चलती ट्रेन में किलकारी गूंजी है? राज्यों की बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। आस्था का महापर्व छठ के आज दूसरे दिन खरना मनाया जा रहा है। आज के दिन व्रती रात को पूजा करने के बाद गुड़ से बनी खीर खाकर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं। आज के दिन ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार किया जाता है। खरना के अगले दिन डूबते सूर्य और 2 दिन बाद उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने की वजह से दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी में जहरीला छाग बन रहा है। इसके बावजूद सोमवार को श्रद्धालु इसी दूषित पानी में स्नान कर छठ पूजा की शुरुआत करते दिखे। हालांकि डीडीएमए ने यमुना तट पर छठ मनाने की अनुमति नहीं दी है। 2015 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यमुना को टेम्स जैसा बनाने का सब्ज बाग दिखाया, लेकिन 6 साल बाद भी दिल्ली में यमुना मैली ही रही। इसे लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को छठ विरोधी बता दिया। वहीं दिल्ली सरकार ने पलटवार करते हुए प्रदूषित यमुना के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी 10 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी देने का ऐलान किया है। छठ के दिन होने वाली उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग को भी अगले दिन के लिए टाल दिया गया है। चेन्नई में हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर फैला हुआ है, जिसके चलते तमिलनाडु और आंध्र के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका है। ये तस्वीर उस नवजात बच्चे की है जिसका जन्म ट्रेन की बोगी में हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेन में यात्रा कर रही कूच बिहार निवासी निशा को अचानक लेबर पेन हुआ, जिसके बाद महिला डॉक्टर ने ट्रेन में ही प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी कराई, जिससे ट्रेन में किलकारी गूंज उठी। मां और नवजात बच्चा दोनों सुरक्षित है। कानपुर में जीका वायरस की दहशत बढ़ती ही जा रही है। कानपुर प्रशासन के मुताबिक बीते 15 दिनों के जीका वायरस के 89 मामले सामने आ चुके हैं। हालात पर काबू पाने के लिए साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, सर्वे और सैंपलिंग के लिए टीमों का गठन किया गया है। वहीं कन्नौज में भी जीका वायरस से जुड़ा एक मामला सामने आया है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से ही प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। इसके बावजूद पंजाब, अमृतसर, लुधियाना समेत हरियाणा के जिलों में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। हरियाणा के कैथल में डीएम लगातार कैंप कर रहे हैं, जहां पराली जलाई जा रही है उन्हें बुझाया जा रहा है। साथ ही किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। फायरिंग के दौरान एक बदमाश गोली लगने की वजह से घायल हो गया, जबकि एक पुलिसकर्मी को हल्की चोट आई है। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं गिरफ्तार अपराधी का दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पिछले 2 दिन में टारगेट किलिंग की 2 वारदातों को अंजाम देकर एक बार फिर से सुरक्षा बलों को चुनौती देने की कोशिश की। कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ मुहिम में बड़ी सफलता हासिल की। घाटी के अलग अलग इलाकों से कल 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और चीन ने अरुणाचल प्रदेश में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। पड़ोसी मुल्कों की साजिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन का। जम्मू कश्मीर में 1 महीने बाद कल फिर आतंकियों ने टारगेट किले को अंजाम दिया। श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में कल देर शाम आतंकियों ने मोहम्मद इब्राहिम खान को गोली मार दी। अस्पताल में इब्राहिम की मौत हो गई। मृतक इब्राहिम खान कश्मीरी पंडित डॉक्टर संदीप मावा की दुकान में सेल्समैन का काम करते थे। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हमले का जवाब देते हुए सीरिया ने भी इजरायली फाइटर जेट को निशाना बनाने की कोशिश की है। इजरायल के हमलों में पूर्वोत्तर लेबनान में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हमले में 1 महिला भी घायल हो गई है। सीरिया के 2 सैनिकों के भी घायल होने की खबर है। पिछले 1 हफ्ते में इजरायल की ओर से दूसरी बार आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर इमरान सरकार का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आया है। इमरान सरकार ने इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण के लिए जमीन आवंटन को रद्द कर दिया है। इमरान सरकार के इस भेदभाव वाले रवैये को लेकर हिंदुओं में खासी निराशा है। इस्लामाबाद में हिंदुओं के मंदिर निर्माण के लिए 2018 में जमीन आवंटित की गई थी। चीन अब खुलकर अपना असली चेहरा दिखाने पर आ गया है। चीन ने सोशल मीडिया के जरिए अरुणाचल प्रदेश में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। चीन ने भले ही ट्विटर पर अपने यहाँ पर बैन लगा दिया हो, लेकिन चीन की कई संस्थाएं ट्विटर के जरिए भारत के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रही है। चीन भारतीय सीमा के करीब पीएलए की तैनाती वाला पुराना वीडियो भी पोस्ट कर रहा है। चीन की ओर से सोशल मीडिया पर अरुणाचल प्रदेश में सैन्य कार्रवाई की धमकी के बाद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। चीन के नापाक इरादों की खुफिया जानकारी भारतीय सेना को मिलती रहती है। पिछले महीने चीन ने तिब्बत में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया था। चीन अपनी साजिशों को छिपाने के लिए भारत पर ही उकसाने वाली कार्रवाई का आरोप लगाता है। एलएसी पर चीन और पाकिस्तान के किसी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना अपनी पुख्ता तैयारियों में जुट गई है। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच वायुसेना के टॉप अधिकारी कल से 3 दिनों तक उत्तरी सीमा की सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। वीआर चौधरी के वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार उत्तरी सीमा को लेकर सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। एलएसी पर चीन की नापाक हरकतों पर नजर रखने के लिए सेना कई हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। सेना के एक अधिकारी के बनाए गए फेस रिकग्निशन सिस्टम के जरिए अनजान चेहरों की भी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया है जिसमें बिना नेटवर्क के जवान आपस में बातचीत कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जल्द ही तीसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर नामित किया जा सकता है। इसके साथ ही जिनपिंग को माओ त्से-तुंग और देंग शियाओपिंग के बाद चीन का एक युगांतकारी नेता घोषित किया जा सकता है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सोमवार से शुरू हुई हाई लेवल बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में कई और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर कल से दिल्ली में शुरू हो रहे कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में अब चीन ने भी शामिल होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान पहले ही मना कर चुका है। रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से हो रही इस बैठक में ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर क्यों बढ़ा है तनाव? अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने क्यों बेलारूस को कटघरे में खड़ा किया? इजरायल ने सीरिया में क्यों बम गिराए? और ब्लैक सी में नाटो देशों के साथ अमेरिका के युद्धाभ्यास पर क्यों भड़काए रूस? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर प्रवासी शरणार्थियों को लेकर उस वक्त तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया जब पोलैंड ने हजारों प्रवासियों को बेलारूस की सीमा पर रोक दिया। पोलैंड ने शरणार्थियों को रोकने के लिए सीमा पर कटीले तार भी लगा दिए हैं। पोलैंड ने सीमा पर 12,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। पोलैंड का कहना है कि उसके यहाँ पहले ही अवैध रूप से बड़ी तादाद में शरणार्थी आ चुके हैं। पोलैंड बेलारूस की सीमा पर शरणार्थियों को लेकर बड़े तनाव पर अमेरिका ने बेलारूस को कटघरे में खड़ा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बेलारूस जानबूझकर शरणार्थियों को उकसाकर हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि बेलारूस की सरकार प्रवासी संकट को लेकर पश्चिमी देशों को दोषी ठहरा रही है। यूरोपियन यूनियन ने भी बेलारूस पर इस संकट को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हमले का जवाब देते हुए सीरिया ने भी इजरायली फाइटर जेट को निशाना बनाने की कोशिश की है। इजरायल के हमलों में पूर्वोत्तर लेबनान में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हमले में 1 महिला भी घायल हो गई है। सीरिया के 2 सैनिकों के भी घायल होने की खबर है। पिछले 1 हफ्ते में इजरायल की ओर से दूसरी बार आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया।
सीरिया और लेबनान के आतंकी ठिकानों पर इजरायली हमले के बीच इजरायल के नाजरत में स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिस में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में बिल्डिंग का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके में हताहतों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। धमाके के पीछे किसकी साजिश है, इजरायल की सुरक्षा एजेंसी इसका पता लगाने में जुटी है। चीन ने अमेरिका और ताइवान के खिलाफ युद्ध की तैयारी के लिए अपना नया प्लान बनाया है। चीन दुनिया से छिपाकर सुनसान रेगिस्तानी इलाके में खास युद्धाभ्यास कर रहा है। सैटेलाइट के जरिए मिली नई तस्वीरों में चीन रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाने का अभ्यास कर रहा है। अमेरिका ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ब्लैक सी में सैन्य अभ्यास को लेकर नाटो देशों के साथ रूस का तनाव बढ़ गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लैक सी में अमेरिका रूस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने कहा कि वो किसी भी हालत से निपटने और चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार है। साउथ चाइना सी में चीन को उसके हद में रखने के लिए अमेरिका और जापान की नौसेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक ताकतवर वॉरशिप यूएस विंस्टन कैरियर भी हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास में ब्रिटेन की वॉरशिप कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 21 भी शामिल हुई थी। अमेरिका लगातार साउथ चाइना सी में अपना दखल बनाए रखना चाहता है। अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने रूस और यूक्रेन के नागरिक को जुलाई में एक अमेरिकी कंपनी पर हुए रैंसमवेयर साइबर हमले के लिए आरोपी बनाया है। आरोपी दोनों नागरिकों के पास कंपनी से फिरौती के तौर पर वसूले गए 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए गए हैं। दोनों पर अमेरिका की अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। अमेरिका कई बार रूस पर साइबर हमले का आरोप लगा चुका है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अफ्रीका में इजरायलियों पर ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान साइबर हमले के जरिए समुद्र में इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में अफ्रीकी पासपोर्ट वाले 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान और इजरायल के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने T20 वर्ल्ड कप में टीम के खराब प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की थकान को जिम्मेदार बताया। शास्त्री ने T20 वर्ल्ड कप से पहले IPL के आयोजन पर सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने T20 वर्ल्ड कप स्केड्यूल को लेकर ICC पर सवाल जरूर उठाए। T20 वर्ल्ड कप की खिताबी दौड़ से बाहर हुई टीम इंडिया ने कल आखिरी मैच में नामीबिया को 9 विकेट से शिकस्त दी। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप के खिताबी दौड़ से बाहर होने पर टीम के कोच रवि शास्त्री ने कहा कि थकान की वजह से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पेट्रोल डालकर नहीं भगाया जा सकता। पिछले 6 महीने से बायो बबल में रहकर लगातार खेलना आसान नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए तरोताजा रहना होता है। उन्होंने कहा कि ICC को टूर्नामेंट शेड्यूल करने से पहले सोचना चाहिए। सुपर 12 स्टेज के आखिरी मुकाबले में जीत के साथ टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप से विदाई हो गई। कल खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने नामीबिया को 9 विकेट से हरा दिया। नामीबिया ने टीम इंडिया को जीत के लिए 133 रनों का लक्ष्य दिया था। टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में 5 में से 3 मैच जीते, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से उसे हार का सामना करना पड़ा। नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा और KL राहुल की जोड़ी ने पिछले मैच की तरह ही धमाकेदार बल्लेबाजी की। दोनों ने 10 ओवर में ही 86 रन जड़ दिए। रोहित ने 37 गेंदों में 56 रन बनाए। इसके साथ रोहित ने T20 में 3000 रन भी पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वो दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। KL राहुल ने 36 गेंदों में नाबाद 54 रन की पारी खेली। टीम इंडिया ने बतौर T20 टीम कप्तानी विराट कोहली और टीम के कोच रवि शास्त्री को जीत के साथ विदाई दी। विराट कोहली अब T20 में कप्तानी नहीं करेंगे, इसका ऐलान उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था, जबकि कोच रवि शास्त्री का करार इस T20 वर्ल्ड कप तक बढ़ाया गया था। शास्त्री पहली बार साल 2014 में बतौर डायरेक्टर टीम इंडिया से जुड़े थे। उन्हें 2017 में टीम का फुल टाइम कोच बनाया गया था। नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया को मिली जीत में फिरकी गेंदबाजों का अहम रोल रहा। रविंद्र जडेजा ने लगातार दूसरे मैच में अपनी गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन किया। जडेजा ने 16 रन देकर 3 विकेट लिए। जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा R अश्विन ने भी 20 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि बुमराह ने 2 विकेट लिए। T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान करने वाले विराट कोहली ने कहा कि भारत की कप्तानी करना सम्मान की बात है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अब वक्त आ गया है कि छोटे फॉर्मेट में टीम को आगे ले जाने के लिए किसी और को मौका दिया जाए। वैसे रोहित शर्मा टीम को देख रहे हैं। भारतीय क्रिकेट अच्छे हाथों में है। नामीबिया के खिलाफ जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा कि भले ही हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। जिस शानदार अंदाज में हमने आखिरी 3 मैच खेले हैं, वैसे ही हम खेलते रहे हैं। कोहली ने कहा कि शुरुआती 2 मैच में हम बहादुरी से नहीं खेले, इसी वजह से आगे हमारा सफर मुश्किल हुआ। कोहली ने कोच रवि शास्त्री और सभी सपोर्ट स्टाफ का शुक्रिया जताया।
पूर्व कप्तान और कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने T20 वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 मैचों में हार की वजह बल्लेबाजों की नाकामी को बताया है। हालांकि गावस्कर ने यह भी कहा कि ओस में बल्लेबाजी आसान भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो कैसे जीतेंगे। अगर टीम ने पहले 2 मैचों में 180 का स्कोर किया होता तो गेंदबाजों को भी फायदा मिलता। T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आएगी। इस दौरे के लिए टीम इंडिया की T20 टीम का ऐलान अगले 2-3 दिनों में हो सकता है। केएल राहुल को T20 टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है। इस सीरीज से राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के नए कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 17 नवंबर को खेला जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।